नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे कृषि कानून के बारे में। पूरे हॉलिस्टिक वे में जानने का प्रयास करेंगे जब से ये लागू हुआ है और अंतिम समय जब इसको रिपील करने का ऐलान किए मोदी साहब। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो इस समय तक लगभग हम सब मोटा मोटी समझने का प्रयास करेंगे कि इसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई और क्यों हुई, आखिर क्या कारण से ऐसा किया गया। इसमें एक मज़ा आया एक जगह हमको, जब सुन रहे थे, उसमें एक कृषि संगठन के चीफ हैं राकेश टिकैत जी। तो हमको मज़ा तब आया जब उसमें सुनने को मिला, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जब इस बात को सुने तो हमको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि शुरू से हम रिलीजन के नाम पे पोलराइजेशन ठीक नहीं है, इसलिए शुरू से हम कम से कम इसी नारे के बहाने एक जगह एक होने का एक आशा जैसी हमको दिखी। बड़ा अच्छा हमको लगा। मिडावल पीरियड में देखा जाए तो भक्तिवाद के समय, सूफीज़म में देखा जाए तो उसमें भी एक होने का हमेशा प्रयास किया गया है और शुरू से एक रहा भी है। कल्चर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इंडिया में शुरू से लोग सहिष्णु बन के रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग 1-8% होते हैं हर एक संप्रदाय में, जो कि 1-8% के नाम पे पूरे संप्रदाय
उसके कारण बेइज्जत हो जाते हैं या उसके कारण बदनाम हो जाते हैं। तो खैर, हम सब 1-8% पर नहीं जाना चाहिए। आज का वीडियो में मोटा मोटी हम लोग ध्यान देने वाले हैं कृषि कानून पे। तो यदि सबसे पहले देखा जाए तो ये कृषि कानून सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इंट्रोड्यूस का यदि बात किया जाए तो ये 5 जुलाई के लगभग 2020 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 17 सितंबर 2020 में लोकसभा से पारित किया गया और उसके 3 दिन जस्ट बाद, यानी 3 दिन बाद 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा से इसको पास कर दिया गया। अब वहाँ भी देखिए ना, बड़ा अजीब सा वहाँ पे सिचुएशन था राज्यसभा में जब इसको पास किया गया। आप लोग मूव कर रहे हैं तो कृपया अपनी जगह जाएं और मूव करें। प्लीज गो टू योर सीट एंड लेट ऑल द गो टू योर सीट्स। जो लोग भी वेल में अपनी सीट पर जाएं, मूव करें, मैं उसके लिए तैयार हूं। I shall now put class 5 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. Please, all let them go at the seat. Please go to seat. Please go to something. I shall now put clause 30. आप बोले प्लीज अपने बेल पर जाएं। Are you moving? Amendment not move. Move. Amendment move. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. November 2020. वॉइस मत से पास किया गया था, जिसमें कि बोलना पड़ता है। उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष बुलवाते हैं नो या यस। अब उसमें उतना संख्या रहता है, उसमें हल्ला करके बोलना पड़ता है। यस यस, सब यस यस करेंगे या नो 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 सब करेंगे। तो इसी को वॉइस मत कहा जाता है और इस वॉइस मत के द्वारा पास कर दिया जाता है। तो जो वहाँ पे थे हरिवंश जी, जो वहाँ के डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के उस समय, तो वही पास करवाए थे। इसके बाद 27 सितंबर के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा इस पर साइन कर दिया गया और ये अल्टीमेटली पास हो गई। फॉर्म्स लॉ था जो पास हो गई। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा से इसके बारे में किसान प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये कृषि बिल लागू हो। वो उनका शुरू से ये का नाम था, ये वापस लो, रिपील करो इसको। और उन जो संगठन था किसान का, वो एक और चीज़ चाह रहा था कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको भी लागू किया जाए, ये पक्का किया जाए, क्योंकि ये तीनों कानून में MSP का कोई चर्चा नहीं था। तो इसके कारण उन लोग का मांग था कि भाई MSP होना चाहिए। अब इसके बाद जब हरियाणा में, पंजाब में कृषक लोग संगठन बनाकर और इसका प्रोटेस्ट करने लगे, तो प्रोटेस्ट करते करते वो लोग दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली आ गए। सुभाष चंद्र बोस जो उस समय दिल्ली चलो का नारा दिए थे, वही नारा समझिए कि यहाँ भी देकर ये लोग दिल्ली आ गए। अब बाप रे, दिल्ली जब आए तो पूछिए मत, कहानी विकट। पुलिस या गोदी मीडिया क्यों कहें गोदी मीडिया, इसलिए कहा जा सकता है कि हकीकत कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। तो अब जब वो लोग दिल्ली आए तो सरकार उसको हमेशा कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी सपोर्टर, 7 कृषक लोग अभी तक मारे गए उस प्रोटेस्ट में। पूरा प्रोटेस्ट जारी रखे, बीच में कभी कभी ज़्यादा एक्टिविटी भी देखने को मिलता था इन लोगों में। 26 जनवरी 2021 में
एक परेड निकालने के लिए ये लोग प्लान बनाए। उसमें भी वहाँ भी एक अजीब सा सिचुएशन था। जब परेड निकलवाए तो उसमें भी कृषक में भी सब एक जैसे तो नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने अपने तरीके से मैनेज करना चाहते थे। उसमें एक दीपू नाम करके थे, वो ट्रैक्टर चला रहे थे और ट्रैक्टर परेड करके ट्रैक्टर से परेड निकालना था। वो ट्रैक्टर से एक जो परमिट था जिस रोड पे जाने का, तो उसी रोड से अक्सर सारे लोग जा रहे थे, लेकिन वो ट्रैक्टर लेके एक दूसरे रोड में भी, जहाँ बैरक लगा हुआ था पुलिस का, जहाँ जाने से मनाही था, वहाँ भी ट्रैक्टर लेके वो एंट्री कर चुके हैं। और इसके बाद कुछ उसमें से किसान लोग में ऊपर झंडा फहरा दिए गए। लाल किला पे, रेड फोर्ट पे झंडा निशान चिन्ह का, जो सिख रिलीजन में एक पवित्र चीज़ माना जाता है। तो वो उसी को कई जगह खालिस्तान के झंडा, खालिस्तान में वो सिंबल होता है, लेकिन जो ये झंडा था ये खालिस्तानी वाला झंडा नहीं था। ये तो झंडा खुद मोदी साहब और क्या कहते हैं जो आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट होता है आर्मी, तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है और कई लोग आर्मी प्रयोग करते हैं। तो ये सिख धर्म से रिलेटेड झंडा था। इसके बाद फिर उस समय जब प्रोटेस्ट हो रहा 26 जनवरी को, तो उसमें पानी टैंक से पानी से फुहारा मारकर भीड़ को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान लोग माने नहीं। इसके बाद फिर जब बीच में फिर बातचीत करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन उसमें भी असफल रहा। अंततः फिर आया 19 नवंबर 2021। 19 नवंबर 2021 जब आया, इसमें मोदी साहब क्षमा मांगते हुए इस चीज़ को रिपील करने का अपना बात रखे पब्लिक के सामने। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जब पास हुआ कृषि कानून, क्या कारण है कि सरकार ने पास कर दिया। सरकार एक तरफ इसको लैंडमार्क बता रही थी कि इसके द्वारा किसान लोगों को बहुत फायदा होगा। एक फेसबुक पढ़ रहे थे, बड़ा अजीब सा हमको लगा। एक व्यक्ति थे जो कि वो बता रहे थे कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो देखिए, बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर हो, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर, जो बात कहने जा रही है हर एक पार्टी के साथ होता है। उसमें 3 प्रकार के लगभग लोग होते हैं मानिए। एक होता है बीजेपी सपोर्टर या कांग्रेस सपोर्टर, और एक होते हैं जो उस पार्टी में जो प्रमुख इमेज होता है तो उनके सपोर्टर होते हैं, जैसे मोदी सपोर्टर बीजेपी में। और तीसरा चरण होते हैं मोदी भक्त। तो जो मोदी भक्त होते हैं उनके लिए फिर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो भक्त है, वो कुछ भी नहीं सुनना चाहेंगे। तार्किक बात, गलत क्या है सही क्या, उससे मतलब नहीं है, उनका कैटेगरी अलग है। उसी तरह कांग्रेस में हर एक पार्टी का एक ही सिचुएशन होता है, ये एक भक्त हो जाते हैं, भाई ये है तो है। उसी तरह वो भक्त प्रवृत्ति के तो थे। तो उनका जब पढ़ रहे थे बड़ा अजीब सा लगा हमको, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसान फैमिली से हम तो बिलोंग करते हैं। तो और हम सब क्या, देश के हर एक लोग कहीं भी रहें, अगर ठीक है आज किसान का कार्य वो न करते हों, पर उनके पूर्वज, उनके पिता के पिता तो निश्चित रूप से किसान ही रहे होंगे। किसान के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग वो फेसबुक पे लिखे थे कि नाली में ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हम जब पढ़े तो एक किसान को नाली कीड़े से तुलना बड़ा अजीब सा लगा। ऐसा सोच किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक किसान जो अनाज उपजाता है उसी से हम सब खाते हैं। पूरे देश के एक एक व्यक्ति वही अनाज खाकर जीवित रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पैसे वाले लोग हैं तो पैसे क्या कहते हैं खाकर और अपना टाइम पास कर लेते थे, ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए किसी के पास सोना है, चांदी है, पूरा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब भूख लगे तो सोने खा लो। भाई खाना खाने के लिए तो रोटी चाहिए, वही गेहूं चाहिए, चाहे वो क्या कहते हैं अडानी साहब हो, मुकेश अंबानी हो, या एक गरीब व्यक्ति हो इस देश के या संसार में कहीं भी।
तो जब भी भूख लगी तो उसको उनको रोटी ही चाहिए, चावल ही चाहिए, दाल ही चाहिए। तो उसी तरह और जो जो लोग इसको उपजाते हैं तो उनके बारे में ऐसा शब्द बिल्कुल उचित नहीं है। आप सबसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ ऐसा शब्द का प्रयोग कभी भी ऐसा ना करें, अच्छा रहेगा। कृषि के बारे में यदि देखा जाए तो ये पूरे ऑल ओवर जो जीडीपी है हमारे देश की, तो उसमें कितना इसका योगदान है? तो इसका लगभग 15% के लगभग इसका योगदान है। 41% लेबर इसमें कार्यरत है। लेकिन सबसे विकट चीज़ किसान के बारे में दिल को चुभा देता है इस बात को सुनने के बाद कि सुसाइड अभी भी हो रही है। सुसाइड आखिर इतना क्यों हो रही है? आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान? तो कुल मिला के यही सब सिचुएशन है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है। किसान जो इतने लगन मेहनत से खेत में उपजाते हैं उनको फसल उचित तरीके से नहीं मिल पाती। 2020 में सुसाइड, तो टोटल जो सुसाइड हुई थी उसमें 7% लगभग, यानी हर एक 100 में 7 सिर्फ किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डाटा है क्योंकि 2018 में यदि देखा जाए तो ये लगभग 15% था। तो हालांकि 2020 में 20 का लेटेस्ट डाटा है तो उसमें कम है, 7%, 7.4% के लगभग डाटा है सुसाइडल रेट। ये डाटा NCRB का है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसी का डाटा है। उसी के डाटा में एक और था जहाँ की ये बताया जा रहा था कि लगभग 1995 से 2018 तक लगभग 4 लाख टोटल किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो बड़ा ये दयनीय स्थिति है। ये सब सुनने के बाद अच्छा बात नहीं है। हर किसी को किसान को सपोर्ट करना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसको भी सपोर्ट करनी चाहिए। उसी में था एवरी डे 28 लोग, यानी प्रत्येक दिन 28 लोग, 28 किसान जान दे देते हैं, सुसाइड आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब डाटा थी कुछ कुछ जो हम सब जानने का प्रयास किए। तो किसान क्या कारण है कि ये लोग एक इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो इसमें पहला 3 कानून पास किया गया था। इसमें पहला कानून था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य सुविधा कानून 2020 में। ये पहला कानून था। इस कानून की यदि बात किया जाए तो इस कानून के तहत कृषि को ये एक सुविधा प्राप्त किया जा रहा था, ये एक तरह से परमिट किया जा रहा था कि भाई आप APMC के अलावा भी बाहर जाकर अपने जो फसल है, आलू टमाटर प्याज जो भी उपजाते हैं, गेहूँ चावल, तो उसको अब बाहर भी बेच सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए पहले तो 6% के लगभग APMC में बेचते थे। 6% यानी बहुत कम मानिए। तो APMC क्या है? APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो अब गौर से देखा जाए तो वैसे तो पहले भी 6% ही लगभग किसान जाते थे, तो ये अलग से एक कानून बनाया गया तो इसका तो कोई मतलब उतना बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता कि पहले ही कम लोग जा रहे हैं उसमें APMC में, और इसमें बताया जा रहा है कि भाई APMC के अलावा बाहर कहीं भी बेच सकते हैं, अदर स्टेट में भी जाकर बेच सकते हैं। जैसे बिहार का है तो वो गुजरात में बेच सकते हैं या MP में बेच सकते हैं, अदर स्टेट में बेच सकते हैं। दूसरा कानून की यदि बात किया जाए तो दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस इन फार्म्स सर्विसेज एक्ट 2020। यानी इसका हिंदी में यदि देखा जाए तो कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। तो ये जो कानून है इसके तहत ये देखा जाए तो इसमें क्या कारण है कि किसान इसका विरोध किए? तो इसके पीछे कारण है कि इसमें
कॉरपोरेट को ये परमिट किया गया कि कॉरपोरेट यानी जो पूंजीपति लोग हैं, कॉरपोरेट है, तो वो लोग आकर, जैसे कि अब कॉरपोरेट में है, जैसे कि लेज जो कंपनी बनाती है, ऐसे करके जो फूड जो अनाज को लेकर उसको परिमार्जित करके एक नए तरीके से नया रूप बनाकर, जैसे बिस्किट का कंपनी है, कोको कोला जैसे है, तो ये सब परिमार्जित कर करके वस्तु को बनाती है। तो उसी तरह ये सब कंपनी अनाज को, जैसे चिप बनाना है तो आलू का खेती यदि होगा तो आलू की खेती जितने क्षेत्र में होगा वो सब से किसान से एग्रीमेंट कर लिया जाएगा, और एग्रीमेंट करके वो कंपनी सारे का फसल एक जगह करके लेकर जाएगी। क्या कारण है कि इस कानून के तहत, ये दूसरा कानून है, इसके तहत सबसे ज़्यादा किसान विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं? क्योंकि किसान यहीं पे आकर अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इस कानून के द्वारा कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि यदि मान लीजिए कि यदि कॉरपोरेट एग्रीमेंट बन जाता है तो इसमें किसान को, अगर मान लीजिए कि उसको ज़्यादा दाम में बिक्री होना है तो ज़्यादा दाम में वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट हो जाएगा, और जितने दाम में एग्रीमेंट होगा उतना ही में कृषक को देना पड़ेगा। और एमएसपी का इसमें कोई चर्चा नहीं है। तो अब एमएसपी का खासकर, वैसे तो मोदी साहब एमएसपी के बारे में ये बताए हैं कि एमएसपी के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि एमएसपी जो पहले वाला है वही रहेगा, एपीएमसी का व्यवस्था पहले वाला रहेगा। लेकिन फिर भी विरोध हुआ, क्योंकि इसमें सरकार के मंशा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि आने वाला समय में, क्योंकि एक नितिन गडकरी जो हैं उस समय ये बता रहे थे कि आगे चल के एपीएमसी और एमएसपी वगैरह खत्म हो, ये सरकार पर अतिरिक्त भार है। अब ये सब सुन के कृषक लोग पूरा बेचैन हो गए कि भाई एमएसपी का मतलब ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक निर्धारित मूल्य कम से कम मिल जाता था इसके द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। अब इसी कारण से किसान सब वहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिए। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसका हिंदी है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। तो अब इस कानून के तहत ये आवश्यक, वैसे देखा जाए तो 1955 में सबसे पहले बना था, लेकिन ये बाद में इसको संशोधन किया गया। वैसे देखा जाए कोरोना काल में इसमें सैनिटाइजर और मास्क इसको जोड़ा गया। तो इसका मतलब ये है, इस कानून में ये है कि जो आवश्यक वस्तु है, सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु, उसका भंडारण ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब पहले क्या था कि अब इस कानून के तहत ये कर दिया गया कि जब इमरजेंसी समय होगा या कोई भी वस्तु है उसका 100% से ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी, कोई ऐसा बाढ़, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, तो वैसे सिचुएशन में ही सिर्फ अनाज को या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके प्रति सरकार डिसीजन लेगी और उसको भंडारण करने का, नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, बाद बाकी ऐसे छोड़ देगी। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें अगर कॉरपोरेट कंपनी रहेगी तो कॉरपोरेट कंपनी अनाज को कम दाम में खरीद लेगी, स्टोर कर देगी पूरा, और जब स्टोर हो जाएगी तो स्टोर हो जाने के बाद जब अनाज का दाम बढ़ जाएगा तो उसी समय में वो निकाल कर बेचेंगे। तो इसमें कृषक जो लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उनको लॉस है, क्योंकि कृषक लोग मध्यमवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके पास तो भंडारण क्षमता है नहीं कि भंडार करके रख पाएँ और समय से कभी भी बेच पाएँ। तो जब ऐसा उनके पास नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो पैसे वाले लोग होंगे, कॉरपोरेट वाले लोग होंगे, तो वो लोग ये अनाज को रखेंगे और रख कर जब वो बेचेंगे तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। अभी कोविड-19 का जो कुछ दिन पहले काल था, समय था क्या, अभी भी रिपोर्ट है लेकिन अब तो लगभग नॉर्मल मानिए। तो उसमें जो ऑक्सीजन का क्राइसिस देखे होंगे, कितना भयंकर क्राइसिस था ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन जो मारे लोग फिर रहे थे, ये सब क्या कारण हो रहा था? स्टोर कर लिया, एक तरफ कालाबाजारी हो रहा था, बड़े बड़े पैसा वाले लोग स्टोर कर करके ज़्यादा दाम पे बेच रहे थे ऑक्सीजन। तो इसमें वही चीज़ था, तो
कहीं स्टोर कर दिया लोग, तो वही जमाखोरी कालाबाजारी का स्थिति इसमें भी देखने को मिलती है। तो किसान का विरोध करने का यही सब मेन पॉइंट है कि यदि कॉरपोरेट आ जाती है और सारे अनाज को कालाबाजारी और जमाखोरी के तहत पूरे जमा करके रख लेती है, कम दाम में खरीद ले, किसान के पास तो भंडारण है ही नहीं। जब सब किसान उपजाएंगे तो सारा अनाज ये लेके चले जाएंगे और वो जमा करके पूरे, जब दाम बढ़ जाएगा, जब किसान के पास नहीं होगा, उस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचेंगे। या कॉरपोरेट तो भाई लाभ के हिसाब से वो उसका संगठन हुआ होता है, उसको तो लाभ से मतलब है, वो कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब। यही असिक्योरिटी वाला भाव हो जाता है। एमएसपी का कोई मतलब है नहीं है। अब सरकार तो जब अनाउंस की कि एमएसपी एपीएमसी रहेगी, किसान चाहे तो वहाँ भी जाकर बेच सकते, लेकिन एपीएमसी का भी देखिए क्या सिचुएशन है कि जब किसान जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अगर उसमें जगह है भी तो बोल देंगे अभी जगह नहीं है, अभी लेकर जाइए आप। और वही जब किसान जाके बाजार में बेचता है, अदर जगह जाकर बेच देता है, तो वहाँ बेचने के बाद यही जो एपीएमसी के लोग होते हैं ये वहाँ पे पहुँचकर कम दाम में, मान लीजिए कि अगर 25 रुपया में गेहूँ फिक्स हुआ है एमएसपी पे, तो वहाँ पे किसान जाकर मान लीजिए कि 10 रुपये में बेचा, तो ये फिर 12 रुपया या 15 रुपया करके फिर लेकर चले आएंगे। किलो पे 10 रुपया का बचत हो गया इन लोग। तो ये भी एपीएमसी है, इसमें भी नेक्सस बना हुआ है। जो एपीएमसी कमेटी है इसके द्वारा जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं उसमें लाइसेंस देने के लिए भी एक नेक्सस बना हुआ है। तो यहाँ भी दिक्कत है, किसान का जान तो यहाँ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वो कॉरपोरेट वाला से तो कम से कम बढ़िया है। कॉरपोरेट तो वही अंग्रेज वाला सिस्टम हो जाता, तुमको ये करना है तो करना है, तुम मजबूर हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो। जब उसको जब उसको किसान को ज़रूरत हो उसका ही अनाज का, तो उसके पास भंडारण की क्षमता है ही नहीं, वो जब खरीदने जाएगा तो अधिक से अधिक उसको दाम देना पड़ेगा। तो इसमें किसान का बहुत बड़ा लॉस होता, बंधुआ मजदूर हो जाते किसान। यही सब मेन मामला था जिसके कारण कि इतना बड़ा विरोध हुआ, और विरोध करके ये फिर रिपील करने का अनाउंस मोदी साहब किए। तो ये रिपील कब होगा? शीतकालीन सत्र शुरू होगी, विंटर सेशन दिसंबर में शुरू होगी, उसी में ये प्रावधान है। निरसन अगर देखा जाए संवैधानिक इसमें क्या क्या सिस्टम है, तो निरसन 2008 आर्टिकल 245 के तहत ये नियम है कि कोई भी कानून बनाया भी जा सकता है और उसको निरसन भी किया जा सकता है। निरसन के लिए सिंपल में एक ऑर्डिनेंस विधेयक निकाला जाएगा, जैसे कि पास होने समय भी यही हुआ था, विधेयक निकाल के पास किया गया था। इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति साहब, कोविंद साहब, राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे और इसके बाद ये पास हो जाएगा। ये आर्टिकल 245 के तहत हुआ था। तो वैसे कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि जब ये पास हुई थी बिल, तो उस समय भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, संवैधानिक नहीं था। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो वैसे देखा जाए तो कृषि जो सब्जेक्ट है ये यूनियन लिस्ट में भी मिलता है, और इसके बाद जो राज्य के लिए है स्टेट लिस्ट, इसमें मिलता है। कंकरेंट लिस्ट में भी, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो समवर्ती सूची में भी मिलती है। लेकिन गौर से यदि देखिएगा तो 4 जगह जो यूनियन लिस्ट है उसमें 4 जगह कृषि के बारे में वर्णन मिलता है, कृषि के बारे में मिलता है। भाई कृषि के बारे में निर्णय दे सकता है सेंट्रल सरकार, और 8 जगह स्टेट के बारे में है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें भी यदि देखा जाए कृषि के सब्जेक्ट पे, तो कृषि के सब्जेक्ट जिस प्रकार स्टेट लिस्ट में है उस तरीके से प्राथमिक रूप से नहीं दिया गया है। तो वहाँ भी ये, इसीलिए जो कई विशेषज्ञ हैं, संविधान के विशेषज्ञ, वो लोग, उनका कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कई चीज़ होता है ना कि आदमी परखता है कि आपको अधिकार है, आप कर सकते हैं, पर आपका नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक इच्छा क्या है, तो वही मंशा क्या है आपका। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ठीक है, अधिकार के तहत आपको कर दिया गया, अधिकार है, आप राजा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वही कर दें। हर एक चीज़ का एक नैतिक रूप से मंशा क्या है उसका परीक्षण हमेशा होते रहता है। यही सब कारण से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कई जगह इसको बताया जा रहा था। तो वैसे तो अब तो प्राचीन कई जो बड़े बड़े मीडिया के लोग हैं, जो लेखक हैं, तो वो तो अब प्राचीन खड़ा कर रहे हैं कि भाई इसी तरह एक दिन कहीं ऐसा ना आए कि सवेरे सवेरे अनाउंस हो कि पूरे देशवासियों से क्षमा चाहूँगा कि 370 जो हटाया गया है, आर्टिकल लगाया गया है, 370 हटाकर जो वहाँ पे नया कानून लगाया गया जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ऐसा ना हो कि सवेरे सवेरे अनाउंस हो कि पूरे देशवासियों से क्षमा चाहूँगा और 370 को पूर्ववत स्थिति में करने का अनाउंस करता हूँ। तो ये बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन है। ये सब CAA पे पर भी आवाज़ उठ रही है। खैर देखिए क्या होता है, कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे यदि देखा जाए तो एक बारीकी चीज़ काम कर रही है, वो है यूपी का चुनाव भी है 2022 में। तो ये एक बहुत सूक्ष्म रूप से इसके अंदर काम कर रही है, ऐसा भी अंदाज़ा कई लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। यही सब कारण से इसको रिपील किया गया, प्रमुख बात यही थी। बाद बाकी आप सब जैसा हो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।